गरीब ससुराल में आया लैपटॉप। समीक्षा, कॉलेज जाने से पहले थोड़ा सा नाश्ता करते हुए जाना। नहीं भाभी, मेरे पास अब उतना समय नहीं बचा है, मैं पहले ही काफी लेट हो चुकी हूँ। समीक्षा ऐसा कहकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं संगीता उसका परोसा हुआ खाना खुद जाकर रसोई में खाने लगती है। संगीता एक बहुत ही गरीब परिवार की बहू थी। उसके ससुराल के लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। उसके पति विनोद के चलते घर का खर्चा चला करता था। विनोद बाजार में खिलौने बेचकर कुछ पैसे कमा लिया करता था। वहीं रास्ते में जा रही समीक्षा अपने मन ही मन सोचती है, आज फिर से कंप्यूटर की क्लास है, पता नहीं क्या होगा मेरे पास तो एक लैपटॉप भी नहीं है, आज फिर से सर मुझे क्लास से बाहर कर देंगे। समीक्षा ऐसा सोचकर अपने कॉलेज में पहुंच जाती है, जहां उसकी सहेली कीर्ति क्लासरूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है। अरे कीर्ति, तुम ये क्या कर रही हो? और ये लैपटॉप तो बहुत ही सुंदर और नया लग रहा है, ये तुम कहाँ से लेकर आई? अरे ये मेरी अमेरिका वाली बुआ है ना, वो मेरे लिए लेकर आई हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तुम्हारा जो पुराना वाला लैपटॉप था उसका क्या हुआ? वो कहाँ है? आज सुबह ही एक कबाड़ी वाला आया था तो पिताजी ने वो लैपटॉप उसे दे दिया। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे कुछ नहीं, बस मेरे पास लैपटॉप नहीं है इसलिए तुमसे पूछ रही थी। ओह गॉड यार, मैं तो भूल ही गई थी कि तेरे पास भी लैपटॉप नहीं है। पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ करना समीक्षा। कोई बात नहीं। वैसे क्या मैं तेरा थोड़ी देर के लिए लैपटॉप चला सकती हूँ? मुझे एक फॉर्म भरना है नौकरी के लिए। कीर्ति अपने लैपटॉप पर गेम खेल रही होती है। फिर भी वो बहाना बनाकर समीक्षा को लैपटॉप नहीं दिखाती, क्योंकि वो उसका नया लैपटॉप था और वो नहीं चाहती थी कि उसके लैपटॉप में कोई भी गड़बड़ हो। हाँ, जरूर दिखा दूंगी, लेकिन अभी मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। चलो क्लास में चलते, कहीं टीचर हमें क्लास से बाहर ही ना निकाल दे। वो दोनों क्लास में पहुंच जाती हैं, जहां लैपटॉप ना होने की वजह से समीक्षा को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे कीर्ति के पास आकर मंडराने लगते हैं और उसके लैपटॉप के बारे में पूछने लगते हैं। अरे बिल्कुल ऐसा ही लैपटॉप मेरे पिताजी भी मेरे लिए लेकर आए हैं, पर आज मैं उसे कॉलेज में नहीं लेकर आया। तुम्हारा लैपटॉप भी बहुत प्यारा लग रहा है, कम से कम 1 लाख का तो होगा ही। हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक सस्ता सा लैपटॉप भी नहीं है। सभी बच्चे लैपटॉप और लैपटॉप के फीचर के बारे में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं। इन सभी बातों से अनजान बेचारी समीक्षा क्लास में एक कोने में जाकर बैठ जाती है। उसे भी एक नए लैपटॉप लेने की इच्छा होती है। काश मैं भी इतनी अमीर होती कि एक लैपटॉप खरीद पाती, लेकिन अब कर ही क्या सकती हूँ। समीक्षा अपनी अमीर सहेली को धीरे धीरे अपने आप से दूर जाते हुए देख उदास होने लगती है। उस दिन वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। जब वह अपने घर पहुंचती है तो उसकी भाभी उससे पूछती हैं, क्या हुआ समीक्षा, तुम इतना उदास क्यों हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं कोई समाधान निकालती हूँ। समीक्षा अपनी भाभी को लैपटॉप के बारे में बताती है, जिसे सुनकर संगीता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपनी नंद से कहती है, जब मैं कॉलेज जाया करती थी तो मेरे दोस्त भी नए नए लैपटॉप, नए फोन, नई नई चीज लाकर मुझे देखकर चिढ़ाया करते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था। क्लास में हमेशा टॉप आने वाली लड़की के पास एक लैपटॉप तक नहीं था। मैं हर बार अपने पिता को कहती थी, लेकिन वो इतने गरीब थे कि जितना वो 1 साल में पैसा कमाते उतने का एक लैपटॉप आता। भाभी, इसका मतलब आपने भी शुरू से ही गरीबी को देखा है। तुमने सही कहा है, एक गरीब के घर में लैपटॉप होना बहुत बड़ी बात है। समीक्षा ऐसा कहकर वहां से अपनी पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। समीक्षा की ये बातें सुनकर संगीता के मन में ख्याल आता है, मेरी ननद कितनी अच्छी है, समझदार है और पढ़ने में उसकी रुचि बहुत है। जो मौका मुझे कभी नहीं मिल पाया वो मौका मैं अपनी ननद को देना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन मैं अपनी नंद को खुद एक लैपटॉप खरीद कर दूंगी, ताकि उसकी आगे की पढ़ाई अच्छे से हो जाए और वो किसी काबिल बन जाए। संगीता अपनी नंद के लिए एक लैपटॉप खरीदना चाहती थी, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो अपनी सास और अपने पति से छुपकर रात को आयुर्वेदिक चीजों से मिलकर एक साबुन बनाती है, जिसकी खुशबू और उसका असर बहुत ही अच्छा होता है। आजकल लड़कियों को चेहरे से रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशानियां होने लगी हैं। ये साबुन आयुर्वेदिक है
और ऐसी लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। संगीता ऐसा सोचकर अगले दिन से घर के सारे काम करने के बाद साबुन बेचने अपने गांव के गली गली में जाती है। लेकिन गर्भवती होने की वजह से उसे धूप और गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा थक जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कितनी धूप और गर्मी है आज, मुझे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन मुझे अपनी नंद के लिए लैपटॉप भी खरीदना है। थोड़ा तो ये सब मुझे बर्दाश्त करना ही होगा। संगीता अपनी नंद के लिए अपने बारे में जरा भी नहीं सोचती, जिसके चलते वो सारा दिन साबुन बेचते हुए गली गली घूमती है। बहुत मेहनत के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं। जब वो वापस घर लौटी है तो उसकी सास उससे पूछती है, संगीता, आज सारा दिन मैंने तुझे कहीं नहीं देखा, कहाँ गई थी तू? किसी को भी तेरे बारे में नहीं पता? माँ कहीं नहीं, मैं तो बस यहीं अपनी सहेली के घर पर गई थी उससे मिलने। दरअसल उसकी तबीयत आजकल बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है, तो मैं उससे मिलाती हूँ। संगीता, तू गर्भवती है, तुझे औरों के साथ अपना भी ख्याल रखना होगा, इसलिए अब से ऐसा ध्यान अपने ऊपर भी देना है तुम्हें। जी माँ जी, बिल्कुल। संगीता ऐसा कहकर घर के अंदर चली जाती है और कमाए हुए पैसे को वो अपनी अलमारी में छुपा कर रख देती है। इसी प्रकार अब रोजाना रात के समय आयुर्वेदिक साबुन बनाती और अगले दिन गांव में बेचने निकल जाती है। ऐसे ही काफी समय तक वह खूब मेहनत करती है, जिसके चलते अब उसे 9वां महीना हो जाता है। एक दिन गायत्री गांव में टहलने के लिए जाती है, तभी उसे वहां उसकी सहेली मिल जाती है। अरे गायत्री, कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ, कैसी है? और घर में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? हाँ बहन, घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम अपना बताओ, तुम कैसी हो? अरे बहन, तेरी बहू की दुआ से मैं और मेरी बेटी दोनों ही बहुत खुश हैं। अब और तुम्हें पता है, मेरी बेटी का रिश्ता भी हो गया है और कुछ ही समय बाद शादी होने वाली है। अपनी बहू को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कह देना। तुम्हारी तरफ से शुक्रिया अदा? लेकिन उसने ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम इतनी खुश हो? अब कैसा मजाक कर रही हो? तुम्हें तुम्हारी बहू के बारे में नहीं पता? अरे तुम्हारी बहू रोजाना गांव में आयुर्वेदिक साबुन बनाकर बेचती है, जिसकी वजह से गांव में कई सारी लड़कियों के चेहरे ठीक हो गए हैं। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे, उनके रिश्ते भी हो रहे हैं। और तुम्हारी बहू ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेटी को लैपटॉप दिलाने के लिए कर रही है, ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। गायत्री ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो जब अपने घर वापस लौटती है तो वो अपने सामने अपनी ही बेटी को अपनी भाभी से मुंह जोरी करते हुए देखती है। आपको क्या पता कि बिना लैपटॉप के मुझे कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है? आप जैसी गंवार औरतों को सिर्फ घर में चूल्हा चौका आता है। अरे नहीं समीक्षा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? थोड़ा सा सब्र तो रखो, एक दिन तुम्हें भी लैपटॉप मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे लैपटॉप मांगा ही नहीं, मैं अपने भैया से मांग रही हूँ, तो फिर आप बीच में क्यों पड़ रही हो? ये सब देखकर गायत्री अपनी बेटी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ती है, जिसके बाद वो उसे सब कुछ सच सच बताती है। ये सुनने के बाद समीक्षा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी भाभी से माफी मांगती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मेरे लिए इतना कुछ करा और मैंने हमेशा आपको उल्टा सीधा कहा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। अरे तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? तुम तो मेरी बहन जैसी हो। कुछ समय बाद संगीता अपने जोड़े हुए पैसों से समीक्षा को एक बहुत प्यारा लैपटॉप दिलवाती है, जिसके बाद समीक्षा उस लैपटॉप की मदद से अपने कॉलेज में टॉप करती है और एक अच्छी नौकरी भी ढूंढ लेती है। और अब वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है, जिसके चलते उनके घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। आखिर क्यों समाज में कई लड़कियों को सर उठाकर चलने नहीं देते? क्यों उन्हें अक्सर उनके रंग रूप की वजह से सुनाया जाता है, घृणा भरी आंखों से देखा जाता है? ऐसा ही कुछ काजल और अवनी के साथ हो रहा था। वह एक गरीब परिवार से थी, उसके बावजूद भी वह अपनी कला के बल पर भविष्य में सभी लोगों से बहुत तारीफ प्राप्त करती हैं और अपना उज्जवल भविष्य बनाती हैं। आखिर वो ये सब कैसे करती हैं? जानने के लिए कहानी को शुरू से देखते हैं। ऐसे ही एक सुबह दोनों बहनें अपने आंगन में खिले फूलों को देखकर कहती हैं, अरे वाह,
इन फूलों की जिंदगी भी कितनी रंग भरी होती है ना। इन्हें देखकर ही अगर लोगों की जिंदगी भी सतरंगी हो जाती तो कितना अच्छा होता। पर हमारे जीवन में तो केवल दुख लिखा है। पता नहीं दीदी, हम कब तक इस गरीबी का जीवन जिएंगे। इसलिए जल्दी पौधों में पानी डाल लेते हैं, फिर हमें सिलाई भी तो करनी है। केशव की मम्मी अपना ब्लाउज और सूट लेने को आने वाली हैं। आज उन्हें अर्जेंट चाहिए था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चल जल्दी चलते हैं। वैसे भी डरने वाली कोई बात नहीं है। हम दोनों को सिलाई का इतना शौक है कि हमारा काम जल्दी निपट ही जाएगा। हाँ दीदी, ये तो है। फिर दोनों बहनें सिलाई मशीन पर बैठकर अपने बाकी के कपड़ों को सिल लेती हैं। तभी रानी कहती है, अरे मेरे कपड़े सिल दिए क्या? हाँ हाँ, हम दोनों बस आपका ही कर रही थी। 5 मिनट हो गया फिर आपका। ठीक है, ये लो अपने पैसे। दोनों बहनें अपनी सिलाई के पैसों को एक गुल्लक में इकट्ठा कर लिया करती थी। वो पैसे भी वह गुल्लक में डाल देती हैं। तभी उनकी माँ रवीना कहती है, तुम दोनों कब तक इतनी मेहनत करके घर का खर्चा चलाओगी? अब तुम्हारी शादी होने वाली है। ये सब छोड़ दो, मैं घर को संभाल लूंगी। अरे नहीं माँ, हम घर का सारा बोझ आप पर अकेले का नहीं डाल सकते हैं। और हम इतनी काबिल तो हैं कि आपकी मदद कर सकते हैं। शादी का क्या है, वो तो होनी ही है। हाँ मेरी छोटी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा ठीक है, बहुत मेहनत कर ली, अब तुम दोनों खाना खा लो। ओके माँ। वैसे तुम दोनों के लिए एक घर से रिश्ता आया है और मैंने तय कर दिया है। अगले महीने तुम दोनों की शादी है। क्या, इतनी जल्दी? माँ आपको हमें बताना तो चाहिए था। अच्छा, इसमें जल्दी कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक उम्र है तुम्हारी और तुम दोनों की मैं एक ही जगह शादी करूंगी, इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखना। ठीक है माँ। फिर रवीना अपनी बेटियों को अपने हाथों से खाना खिलाती है। वक्त ढलता है। दोनों बहन सिलाई करके घर का खर्चा भी निकालती थी और शादी के पैसे भी जोड़ रही थी। फिर अगले महीने दोनों की शादी अवंतिका नाम की औरत के 2 बड़े बेटे राजीव और विकास से हो जाती है। अवंतिका अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करवाने के बाद उनका रंग रूप देखकर बेइज्जती करने लगती है। ओहो, इन दोनों को भी अपने घर की बहू बनाना मेरे लिए किसी गधे को बाप बनाने से कम नहीं है। दोनों की दोनों काली कमली हैं, ये नहीं कि एक गोरी बेटी होती। माँ जी, हाँ हमारा रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन आप हमें एक मौका दीजिए। हमें घर का सारा काम A1 आता है। अब बस, अब अपने मुंह से तारीफ मत कर, मेरा सर दर्द हो रहा है शादी की वजह से। एक तो तुम दोनों कुछ ज्यादा दहेज भी नहीं लाई हो। 2-4 साड़ी और एक पायल लाकर कुछ बड़ा काम नहीं किया तुम दोनों बहनों ने। अवनी, मेरे लिए तुलसी की चाय बनाकर ला। और तू बड़ी बहू, मेरे कमरे की सफाई कर दे, सारा सामान फैला हुआ है। जी माँ जी। और हाँ, मेरी चाय को अपने चेहरे की तरह काला मत कर देना। क्या माँ, आपने पहले ही दिन भाभी और अवनी को डांट कर भगा दिया? हाँ तो आरती उतारू इनकी। फिर दोनों नई बहू सास के बताए काम को कर देती हैं। वक्त गुजरता है। अवंतिका दोनों गरीब और काली बहू को अपने इशारों पर खूब नचाती है, उन पर अत्याचार करती है, घर के सारे काम करवाती है। फिर रात के खाने के समय वह अपने तीनों बेटे रोहित, नमन, साकेत से उनकी शादी करने की बात करती है। और अगले ही महीने उन तीनों की शादी एक अमीर घर की 3 लड़कियां कश्मीरा, शगुन, सलोनी से करवा देती हैं, जो कि रंग रूप और पैसों की वजह से काफी घमंडी थी। गृह प्रवेश करते ही तीनों बहुएं हंसने लगती हैं। माँ जी, ये काली काली दोनों हमारी जेठानी है क्या? ये तो बिल्कुल वैसी हैं जैसे भुट्टे में सेकने के बाद काले दाने हो जाते हैं ना, बिल्कुल वही। अरे जरा माँ जी, हमें देखिए, इतनी गोरी गोरी बहू लाई हैं, तो गोरी जेठानियाँ भी ले आती। वही तो, अब इनके साथ हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, बट इट्स ओके, हम तीनों हैं ना। हाँ बिल्कुल। अब बहू, मुझे तुम्हारे जैसी प्यारी बहू पहले नहीं मिली ना, पर अब तू आ गई है ना, देखना मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखूंगी। अरे तुम्हारे दहेज का सामान कहाँ है? बाहर ट्रक में लोड हुआ रखा है, अभी अंदर रखवा देना आप। ठीक है, चलो अब तुम तीनों बहू बेटे जाकर आराम करो। दोनों काली बहू की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। पता नहीं हम जैसे लोगों की इज्जत इस समाज में क्यों नहीं है। हमें सिर्फ काला कहकर ही पुकारा जाता है। हमारा असली नाम का तो कोई वजूद ही नहीं होता है। दीदी,
हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अपने लोगों से क्या बहस करना अवनी, छोड़। वक्त गुजरता है, घर पर तीनों अमीर बहू आ जाती हैं। अवंतिका केवल उन तीनों को ही प्यार करती थी, उन्हें नई नई साड़ियां ला कर देती थी और दोनों काली बहू को पूछती भी नहीं थी। एक शाम को सास और तीनों बहू गहने और साड़ी से लद कर तैयार हो जाती हैं। अरे तुम तीनों बहू भी 5 घंटे पहले ही मेरी तरह तैयार हो गई हो। हाँ माँ जी, वैसे भी हमें कौन सा काम करना है, काम तो वो दोनों नौकरानी करेंगी ना। अच्छा कश्मीरा, शगुन, सलोनी, हम दोनों भी शाम को दावत में चलेंगे तो हमें कोई अपनी साड़ी दे देती, हमारे पास है नहीं। नहीं बाबा नहीं, मैं अपनी महंगी महंगी साड़ियाँ आपको नहीं दे सकती, ना मेरी दोनों बहनें देंगी, तो अपना जुगाड़ कहीं और से कर लीजिए। बिल्कुल सही बोली मेरी सलोनी बहू, और तुम दोनों इतनी काली हो, इनकी महंगी साड़ी तुम्हारी शक्ल पर नहीं जचेगी। ये बात सुनकर दोनों बहनों की आंखों से फिर से आंसू आते हैं। फिर वो भी साड़ी का जुगाड़ करने का सोचने लगते हैं। दीदी, ये पुरानी साड़ियाँ तो बहुत फीकी लग रही हैं, काश हमारी साड़ी सतरंगी होती, उन फूलों की तरह। आइडिया दीदी, बाहर आंगन में बहुत फूल हो गए हैं, क्यों ना उन्हीं फूल और पत्तियों से हम साड़ी बना ले। अरे वाह, ये तो बहुत गजब आइडिया है। फिर दोनों बहनें जल्दी से आंगन के फूल और पत्तियों को इकट्ठा कर अपनी साड़ियों पर लगाकर सिल लेती हैं। वाह दीदी, हमारी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ चल, माँ जी और तीनों देवरानियां चली गई हैं, हम भी चलते हैं, तैयार हो गए। फिर दोनों जेठानियां अपनी फूल पत्ती की साड़ी पहनकर उस पार्टी में पहुंच जाती हैं जहां सब लोग उनकी साड़ियों को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, इनकी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, मुझे तो फूलों की खुशबू भी आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। अरे जरा देखो तो, दोनों काली जेठानी कितनी अच्छी लग रही हैं और सब लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ दीदी, ये तो आपने ठीक कहा। सुनो काजल, अवनी, तुमने ये साड़ी कहाँ से ली? मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर मुझे इसके ऑर्डर देने हो तो कैसे दूं? क्योंकि मुझे ये अपने शोरूम में चाहिए। ये हम दोनों ने अभी इमरजेंसी में तैयार करी है। ये साड़ी आपको अच्छी लगी है? हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं तुम्हें इसके 2 लाख रुपए दूंगी, पर फूल पत्तियों की सजी हुई साड़ी पर मेरे लिए काम करोगी? हाँ बिल्कुल। ये सुनकर सास और तीनों गोरी बहू हक्की बक्की रह जाती है। उसके बाद दोनों बहनें जी लगाकर मोहिनी के लिए फूल और पत्तियों से ढेर सारी साड़ियां बनाती हैं, जो आगे जाकर बहुत लोगों को पसंद आती हैं और मोहिनी के शोरूम से इनकी साड़ी की डिमांड बढ़ती है। करीब 6 महीने में दोनों बहन इतनी अमीर हो जाती हैं कि अब वह ब्रांडेड डिजाइनर की साड़ियां पहनती थी। वहीं एक और तीनों के पतियों को इतना घाटा होता है कि अब उन पर अच्छी साड़ी पहनने का कोई जरिया नहीं होता है। इससे चारों सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों से कहती हैं, काजल दीदी, अवनी दीदी, हम तीनों को माफ कर दीजिए। हमने आपके रंग रूप का खूब मजाक उड़ाया और गरीबी का भी, उसी की वजह से आज हमारी ये दशा है। हाँ जेठानी जी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत कुछ बुरा भला कहा तुम दोनों के रंगत के लिए। इसके बावजूद भी तुम दोनों ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। सच में मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है, मुझे माफ कर दो। अरे अरे माँ जी, आप ऐसे माफी मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए, आप अपनी जगह सही थी। अब तो हम खुशी खुशी रह सकते हैं ना? हाँ बहू। इस तरह घमंडी सास और तीनों देवरानियों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वह सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और दोनों बहू का सिलाई का काम भी बढ़िया चलता है।